पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी जो कि 1992 में दो भाइयों ने मिलकर बनाई, जो कि 2019 में पीएसएक्स में लिस्ट हुई, जो कि है इंटरलूप, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आईएलपी के सिंबल से जानी जाती है। आज हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश कर रही है और उनके रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक सब एनालाइज करेंगे। इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, ये पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी कैसे बनी, इसके फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। तो चलिए इंटरलूप के कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको ले आया हूँ इंटरलूप होल्डिंग्स की वेबसाइट पर। जिस तरह आपने डिफरेंट कंपनीज देखी होती हैं कि डिफरेंट कंपनीज के ग्रुप्स बने होते हैं, जिस तरह के लेक्सन ग्रुप ऑफिस की काफ़ी कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जैसे कि कोलगेट हो गई, सेंचुरी पेपर हो गई, इसी तरह ही एंग्रो ग्रुप, ये काफ़ी ग्रुप्स हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी काफ़ी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, और वो अगर एक कंपनी कहीं थोड़ा सा लॉस में भी जाती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरलूप होल्डिंग्स की वेबसाइट पर मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूँ। तो इसकी बाकी सब्सिडीज को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सब्सिडीज हैं ये है इंटरलूप डेयरीज लिमिटेड, इसी तरह ही इवेंट क्राफ्ट पीवीटी लिमिटेड है, मोमेंटम है, इसी तरह ही आईआरसी डेयरी, इंटरलूप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑक्टन्स है, डिजिटल जो है, सोक्स एंड सोक्स है, आगे शिफा नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद पीवीटी लिमिटेड है। ये सब्सिडीज हैं जो कि उम्मीद है कि फ्यूचर में ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती नज़र आ रही हैं। जिस तरह की ये कंपनी जो इंटरलूप है ये है, तो आपको इंटरलूप की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। ये है इंटरलूप कंपनी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, जो कि पाकिस्तान की इस टाइम की बिगेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी है। तो इसका जो मोस्टली रेवेन्यू है वो भी एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान के लिए ये कंपनी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि हर कंट्री की जो एक्सपोर्ट है वो जितनी ज़्यादा होगी वो कंट्री की इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ अबाउट अस के ऑप्शन पर ये बताते हैं हमें कि इनके होजी इंडस्ट्री है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल सप्लायर है। इंटरलूप हैज़ नाउ ग्रोन इनटू अ मल्टी कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, के मल्टी कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और ये बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं फुल फैमिली क्लॉथ सप्लायर ऑफ होजी, डेनिम, इसी तरह ही यूनाइटेड अपीयरल एंड सीमलेस एक्टिव वेयर्स फॉर वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स एंड रिटेलर्स। और जी 1992 में 10 नाइटिंग मशीन से इन्होंने जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट किया था, जो कि अब इस वक्त ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑफ द कंपनी भी है। और 30,000 प्लस पीपल्स जो हैं इनके पास मतलब रिलेशन में है कि इनके साथ काम करते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अगर नीचे इनको देख लेते हैं, ये जी ग्लोबल फुटप्रिंट है इसका, कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पे है। पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और जापान, नेदरलैंड्स और यूएसए में इनकी सर्विसेज हैं। तो चूँकि ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, तो यहाँ पे जो इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो भी 3 हैं, और वो भी बहुत चाइना में है, श्रीलंका में है, और बाकी सर्विसेज यूनिट्स हैं। और ये तकरीबन यूएसए और पूरे यूरोप, कनाडा, ये जापान, ये हर जगह में ये तकरीबन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सब में ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम इनके दूसरे ऑप्शन में आ जाएँ जो कि प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स में इनके पास है जी होजी है, डेनिम है, अपीयरल है, एक्टिव वेयर है, यॉन्स है, ये सब चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं। ये जी होजी मीन के जो सॉक्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड्स हैं उनको। इसी तरह इनके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया कि हो डेनिम है, अपीयरल्स है, ये सब बड़े ब्रांड्स को प्रोवाइड करते हैं ये अपनी सर्विसेज। और इसके बाद कस्टमर्स के ऑप्शन में अब यहाँ पर हमें पता चले कि ये जो कंपनी है किन किन को प्रोवाइड करती है, ये आगे भी फ्यूचर में भी इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं जो इनके जो हैं, ये टेस्को है, ये प्राइमार्क है, ये जेसी पेनी है, ज़ारा जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, इसी तरह ये गर्बर है। और ये जो तकरीबन अभी तक जो ब्रांड्स हैं ये तकरीबन इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। आगे नाइकी है, एडिडास है, और आगे इसी तरह ही टारगेट, ये सब पुमा, ये हुगो बॉस, ये सब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इनके साथ डील करते हैं, इनको अपनी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, और ये इनके साथ डील करते हैं। तो जो कि जितनी कंपनी की रिलायबल प्रोडक्ट होगी उतना ही जो ब्रांड्स हैं उनको टच करेंगे, उनको पिकअप करेंगे। तो यहाँ पर ये सब ब्रांड्स इनके साथ डील करते हैं। ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है इन ब्रांड्स को अपनी प्रोडक्ट। तो चूंकि ये कस्टमर्स भी एक ब्रांड्स हैं, तो ये भी कंपनी के साथ चलने वाले हैं कि कंपनी के साथ कोई फ्रॉड या कंपनी के साथ इसी तरह कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। ये ग्लोबल रिकॉग्निशन है। इंटरलूप इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड
फॉर द रिस्पॉन्सिबल, इसको काफ़ी ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के अवार्ड्स मिले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जो कि हम नीचे देख लेते हैं। ये इनको काफ़ी जो ब्रांड्स हैं और बाकी जो कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं। तो मतलब ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी आउट क्लास अभी अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। तो अब ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास, जिनको देखकर हम कंपनी को भी देखेंगे और इन पॉइंट्स को भी देखेंगे। इन 5 पॉइंट्स के बाद हम अपने जो एनालिसिस है वो भी देखेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स बेसिकली जो 50 to 60% जो कंपनी का रॉ मटेरियल्स हैं वो कंपनी इंपोर्ट करती है, मीन के बाहर के कंट्रीज से मंगवाती है। जिस तरह के कॉटन हो गई, वूल हो गई, इसी तरह ये सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करती है, वो सब कंपनी कुछ पाकिस्तान से और जो डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट सिटीज़ से उठाती है और कुछ जो है इंपोर्ट करती है। तो प्रोडक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज कंपनी अपने लिए जो बेहतर समझती है वो करती है। तो यहाँ पर जो इसकी इंपोर्ट है वो तकरीबन 50% है रॉ मटेरियल्स की, जो कि ये अपने मोस्टली रॉ मटेरियल्स यूएस से, ब्राज़ील से, इनसे इंपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो है इंटरेस्ट रेट्स। अब बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है, जिस तरह काफ़ी कंपनीज़ भी अपने लिए जो लोन लेती हैं, टेक्सटाइल सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो कि अपने किसी भी ऑपरेशन के लिए लोन लाजमी लेते हैं। तो ये कंपनी जब भी अपना कोई ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो लोन लेती है। तो जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स अभी डिक्रीज़ हुआ 17.5% तक आ गया, जिस तरह ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता जाएगा, ये उसी तरह लोन लेकर अपने जो ऑपरेशंस पूरे करेंगे तो उसी तरह इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम होगी। लेकिन चूँकि ये बड़ी कंपनीज चलती ही लोन पर हैं, इन्होंने बाकी जो अपने पैसे होते हैं वो रिजर्व पर रखे होते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरेस्ट रेट पर। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है तो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा है और उससे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अब तीसरा ऑप्शन मैंने ऐड इसलिए किया, यहाँ पर थोड़ी मिसकंसेप्शन आ जाती थी, जो कि है करेंसी मूवमेंट। अब यहाँ पर करेंसी मूवमेंट को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन यहाँ आती है कि डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हमने रॉ मटेरियल का डिस्कस किया, एक्सपोर्ट तो हम लोग नज़र आ रही है कि एक्सपोर्ट जो कंपनी है वो करती है, बाहर से डॉलर आते हैं। लेकिन चूँकि कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट भी करती है तो यहाँ पर भी डॉलर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि डॉलर अगर सस्ता होगा तो कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इन्वेस्टर्स को कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी सीन नहीं है, चूँकि जितना डॉलर की अगर प्राइस कम भी होगी तो उसको उसी तरह ही प्रॉफिट अपने जो मार्जिन है वहाँ से कम हो जाएगा रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल भी उसी तरह कम प्राइस पे मिलेगा। अगर कम प्राइस पे सेल भी होगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उतनी ही रहेगी, डॉलर की प्राइस अप जाए या डाउन जाए। ये करेंसी मूवमेंट से इतना कोई इस कंपनी को ज़्यादा खास फर्क पड़ने नहीं वाला। अब फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस। तो ये इंटरलूप ही की वेबसाइट पर में जो ये ऑप्शन था फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस, इसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो इनके काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे ये कार्बन के मिशन वगैरह, इन्होंने इसको भी लीड किया कि इसको भी हम कम करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें भी ऑपरेट करें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो बन जाए और सब चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। ये अपडेट करवाते रहते हैं अपने आप को। अब यहाँ पर जो है सीन नीचे अगर हम देख लेते हैं, सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है ये कंपनी ने इंस्टॉल करवाया हुआ है अपनी छत पे, रूफ टॉप पे। वो आर इंक्रीजिंग ओवर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल जो सोर्सेज है एनर्जी के, ये लगा रहे हैं, जो सोलर पैनल इन्होंने लगाए हैं, ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको इसके थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो 12 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड किया अपने रूफ टॉप पर जो कंपनी की, तो 12 मेगावाट का एनर्जी जो सोलर सिस्टम है ये इन पर लग गया हुआ है। तो 12 मेगावाट की एनर्जी बचती है इन्हें, कि ये जो गवर्नमेंट है जो हमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस तरह के लोटे केमिकल के साथ हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, गैसेस की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, तो उस कंपनी का क्या हाल हुआ। तो यहाँ पर इस कंपनी ने इस चीज़ पर भी फोकस किया कि ये कंपनी फ्यूचर में अगर इस कंट्री की कंडीशन ठीक नहीं रहती तो तब भी कंपनी ऑपरेट करे। तो यहाँ पर इन्होंने अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी होती है तो ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। और 2025 का जो इनका टारगेट है वो 12 से बढ़ाकर इसको 25 मेगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी करना है। और ये अनकरीब पूरे जो कंपनी है ये पूरी की पूरी सोलर सिस्टम पर हो जाएगी, जिसका जो कंट्री की प्राइसेस है, कंट्री की इन्फ्लेशन है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी पर।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। तो अब यहाँ पर हम जो दूसरी चीज़ है इसको देख लेते हैं कि बायोमास फ्यूल। बेसिकली जो गैस की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो अपनी गैस की ज़रूरियात को इस तरह पूरी कर रही है कि वो अपने जो मटीरियल वेस्ट है उसको कंज्यूम करती है, उसको इस्तेमाल करके उसको गैस में कन्वर्ट करके वो अपनी गैस की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। और ये बायोमास फ्यूल वगैरह भी इसमें जो ये कवर हो जाता है। तो यहाँ पर ये बायोमास फ्यूल है। इंटरलूप मीट्स सम ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स बाय यूजिंग बायोमास एज फ्यूल। और ये अपने जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और गैस की ज़रूरत है ये कंपनी खुद से ही इनको पूरा कर रहे हैं कि कंपनी को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी या गैस जो है वो परचेज़ ना करनी पड़े, ये कंपनी की खुद की प्रोडक्शन हो और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इसी तरह इनका ये जो हीट रिकवरी सिस्टम भी है, तो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कस्टमर्स डिमांड। बेसिकली कस्टमर्स डिमांड मीन कि जो कस्टमर्स हैं इंटरलूप के, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस तरह के नाइकी, एडिडास, ये इसी तरह जो बड़े ब्रांड्स हैं यही इसके कस्टमर्स हैं। तो इसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो चूँकि ये अपनी डिमांड को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करवाते जा रहे हैं डे बाय डे, हर एनुअल में ये अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं। हर साल ये कोशिश करते हैं कि न्यू प्लांट लग जाए कहीं, और ये अपनी प्रोडक्शन जो है उनको उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इनकी हम रेवेन्यू, इनकी सेल्स वगैरह हम इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे देखते हैं। तो अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको ले आया हूँ। तो यहाँ पर इंटरलूप की थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ये इंटरलूप बेसिकली इसका 5 साल का ग्राफ हम देख लेते हैं पहले। इसका 52 वीक्स की जो रेंज है ये है तकरीबन 85.40 और इसका लो था 41.405। तो यहाँ पर ये जो इंटरलूप है ये काफ़ी अच्छा ग्राफ देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। तो इसके शेयर की जो प्राइस थी वो तकरीबन 2019 में 39 रुपीज़ थी, जो कि अब 75 रुपीज़ समथिंग चल रही है। तो यहाँ पर ईयर टू चेंज 1 ईयर चेंज जो था लास्ट ईयर का वो 85.15% रहा। वो ईयर टू डेट चेंज जो है वो 4.61% था। अब यहाँ पर जो इसके नीचे आके हम बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जो इक्विटी प्रोफाइल है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 105 अरब की है। मीन के ये जो फिगर है इसको आपने ऊपर देख लें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 जीरो के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो असल एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी, जो कि 105 अरब की कैपिटल है इसका मार्केट का। तो इसका जो फ्री फ्लोट वो 20% है। तो यहाँ पर पहले फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं। ये भी 3 जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल नंबर आएगा। तो 2020 में जो कंपनी की सेल्स थी 36 अरब की तकरीबन सेल्स हुई हैं। तो नेक्स्ट 2021 में 36 अरब से बढ़कर 2021 में 54 अरब तक सेल्स गई, और 2022 में ज़्यादा इंक्रीज होकर ये 90 अरब तक चली गई, और 2023 में इसकी जो सेल्स थी वो 119 अरब तक चली गई। अब जिस तरह ये 2019 में कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही है। उसकी सेल्स भी इंक्रीज हुई, उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। इसी तरह उसकी अर्निंग पर शेयर भी देखें 2020 में 2.06 थी, जो कि 2023 में 14.39 रही। अगर इसको हम क्वार्टरली देख लें ताकि हमें अगले जो 2024 की रिपोर्ट्स भी शो हो जाएं, तो इसको हम क्वार्टरली देखते हैं। 2024 का जो क्वार्टर थर्ड क्वार्टर भी हो गया है, तो 2023 के क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 31 अरब की सेल्स की। इसी तरह ही 2024 के क्वार्टर में 38 की, इसी तरह ही 35 की 2024 का जो सेकंड क्वार्टर था उसमें, और थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 39 का जो अरब है उसकी सेल्स की। तो अगर हम 2024 के ये तीनों को ही मिला लें तो 2023 की सेल्स तकरीबन पूरी हो जाती हैं, और अब ये क्वार्टर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2024 में भी इसकी क्वार्टर जो सेल्स हैं वो 2023 से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो कि तकरीबन 150 अरब को टच करेंगी। तो यहाँ पर कुछ जो सोच आएगी है कि ये डिविडेंड बहुत कम दे रही है, या इसने बोनस शेयर अनाउंस किया फिर भी मतलब कि ये जो पे आउट है ये अच्छा नहीं देती, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। ये आपको कैपिटल गेन अभी अच्छा देगी, और ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है, जिससे बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब मैं आ गया हूँ ILP की एनुअल रिपोर्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट को डिस्कस करती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने जो मेन चीज़ है वो एसेट्स को ही देखना होता है, और एसेट्स में हमने देखना है नॉन करंट एसेट्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो यहाँ पर 2018 में जो इसके नॉन करंट एसेट्स थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो थे तकरीबन 15 अरब के, जो कि 15 अरब से इंक्रीज़ होकर 2019 में 18 अरब, और इसी तरह ही 20 में आ गए 22 अरब, और 21, 22, 23 में इंक्रीज़ होते गए। तो 2023 में जो इसके एसेट्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ये हो गए तकरीबन 58 अरब।
जो कि बहुत ही अच्छी इसके इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। तो ये चूँकि इसके नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये अच्छी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये कंपनी नीचे नहीं जा रही है। ये कंपनी की मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स ही है, इसका तो इतना कंपनी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पर करंट एसेट्स भी मैटर करते हैं कि करंट एसेट्स भी इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन चूँकि ये विद इन 1 ईयर यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ जो थी वो यही थी। तो यहाँ पर अगर हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ को भी देख लें, तो यहाँ पर ये कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 4 अरब 17 करोड़ लायबिलिटीज़ थी 2018 में, और वो भी बढ़कर 2023 तक 23 अरब हो गई। तो यहाँ पर जो कंपनी की लायबिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये फ़िलवक़्त तो अच्छी बात है कि कंपनी के जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कंपनी ने उनको भी इंक्रीज़ किया है, और उनसे ही जो जनरेट करके प्रॉफिट कंपनी ये अपने जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको ईज़िली उतार सकती है। अब यहाँ पर हम इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये भी है लास्ट 6 ईयर्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉफिट देखें 2018 में, तो इसका प्रॉफिट रहा तकरीबन 3 अरब 88 करोड़, जो कि वहाँ से इंक्रीज़ होकर 2023 में 20 अरब 17 करोड़ 18 लाख 46 हज़ार बना, जो कि इसका प्रॉफिट था। 2018-19 में इंक्रीज़ हुआ, 2020 में इसका प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन 2021, 22, 23 में इसी तरह कंपनी ने रिकवर किया और इसको प्रॉफिट हुआ। और अब जो लास्ट जो 24 की एनुअल रिपोर्ट आएगी हम उसको भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने खुद से कुछ रेशियोज़ कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बहुत अच्छी है, जो कि 46.05% है 2023 की। तो 2018 से लेकर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बहुत अच्छी है। अब इसी तरह ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बाकी रेशियोज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, करंट रेशियो, एसिडिटी रेशियो, और इसी तरह जो डिविडेंड यील्ड है कंपनी की वो 2018 में कुछ भी नहीं थी, 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी। तो तब से लेकर अब तक 6-4 देन थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके ये कंपनी 14% 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया और 50% बोनस भी अनाउंस किया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो चूँकि कंपनी की बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद प्राइस नीचे गई, लेकिन उसने अगेन कैपिटल गेन दिया, तो जो कि आपका प्रॉफिट ही है। अब यहाँ पर ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अब यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स या ILP की बात करें, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा जो KSE इंडेक्स है ये ऊपर जा रहा है ILP से, लेकिन अब जैसे जैसे आपको पता है कि अब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, और बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और उस पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट देंगे। अब वो डिविडेंड की सूरत में बोनस शेयर्स देंगे या जो भी देंगे, तो ये उस अनाउंसमेंट से उसकी जो प्राइस है वो ऊपर आई। अब यही अनाउंसमेंट की वजह से जब ये प्राइस ऊपर आएगी तो ये KSE 100 इंडेक्स को ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू डेज ही बीट कर जाएगा। तो यहाँ पर विजन की बात करने से पहले इसके कंपटीटर का बताता चलूँ, जिस तरह हमको पता है कि इसका कंपटीटर यहाँ पर पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका कंपटीटर ऐसा सच कोई नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे कि जो आउट ऑफ कंट्री की बात करें, तो इंडिया या चाइना में इनमें से कोई इसका कंपटीटर उठ सकता है, लेकिन जिस तरह इसके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कंपटीटर फिल वक्त कोई करीब नज़र नहीं आ रहा कि इसका कोई कंपटीटर होगा। अगर ये पाकिस्तान पर रिलायबल करती है कि पाकिस्तान पर रिलाई करती है इसकी गैस और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी, तब इसका कंपटीटर इजीली कोई बन सकता है आउट ऑफ कंट्री का। अगर ये खुद ही सारी प्रोडक्शन करती है, खुद सब कुछ करती है, जिस तरह का इसका विजन है, तो ये जो कंपनी है इसका कंपटीटर फिर कोई नज़र नहीं आएगा, इसका मोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो ओवर विजन है वो देख लेते हैं कि 2025 तक इन्होंने जो है जो जो क्लोथ्स है, फैमिली क्लोथ्स, वो स्टार्ट कर देने हैं कि वो फुल फैमिली क्लोथ्स हो जाएंगे। यहाँ पर अभी जो इनके अपीयरल्स या इसी तरह डेनिम्स वगैरह, ये सॉक्स वगैरह, इनका जो बिज़नेस था, तो यहाँ पर ये फुल फैमिली क्लोथ्स पर जाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक बहुत अच्छा विजन है इनका 2025 तक का। तो यहाँ पर नीचे अगर हम आएँ, तो 2025 के जो इनके टारगेट्स हैं वो इन्होंने 300 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्यूल ग्रोथ के लिए, इसी तरह ही डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो रेवेन्यू भी इनका जो टारगेट है वो $700 मिलियन का है। तो ये जो इनके टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ये मुसद्दक ज़ुल्करनैन जो कि चेयरमैन है इंटरपोल लिमिटेड के, इंटरपोल होल्डिंग्स के, तो यहाँ पर ये भी अनाउंस करते हैं कि ये इनका उन्होंने टारगेट सेट किया है $671 मिलियन का, जो कि एक्सपोर्ट करनी है इन्होंने फाइनल ईयर 2025 में, और एडिशनली भी इनके काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है फिलवक्त बहुत अच्छी है। जो अब जब एनालिसिस के बाद मेरी रिकमेंडेशन का बात करें, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो इंटरलूप है, चूँकि ये रिसेंटली ही पाकिस्तान में लिस्ट हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे रही है,
तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो आप भी अगर किसी भी कंपनी को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो वो कंपनी भी एनालाइज की जाएगी। तो आपको अगर कोई अच्छी कंपनी लगती है तो आप उसका लाजमी बताइएगा। तो आपका इंटरलूप पर क्या आइडिया है, आप क्या कहते हैं, इसका अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में आगाह लाजमी कहें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए।